कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जब मैं कार्तिक के घर कार्तिक की दुल्हन बनकर आई तो शुरुआती 1 महीना बहुत अच्छे से गुजर गया। कुछ शादी की रस्मों में, कुछ हनीमून में, कुछ मायके ससुराल के चक्कर लगाने में। उसके बाद मुझे ससुराल के लोगों की दिनचर्या लगभग समझ आने लगी, लेकिन उसके साथ ढेर सारे अनसुलझे सवाल भी दिखने लगे। मेरी जेठानी किरण दीदी सुबह 5 बजे से ही काम निपटाने में लग जाती। वे सबकी जरूरतों का समय से पहले ख्याल रखती। मेरे जेठ जी प्रदीप भैया को क्रॉनिक डिप्रेशन की बीमारी थी, जिसके चलते वे किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। वे चुपचाप अपने कमरे में लेटे रहते। उनका खाना किरण दीदी उनके कमरे में ही दे दिया करती। किरण दीदी मेरा बहुत ख्याल रखती और मुझे किसी काम को करने नहीं देती। प्रिया, अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, अभी तो बस तू देवर जी के साथ आराम से घूम फिर, काम तो मैं कर लूंगी। दीदी का इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी कोई उनसे अच्छे से व्यवहार नहीं करता था। सासू माँ हमेशा दीदी को भला बुरा सुनाती रहती और दीदी चुपचाप सुनती रहती। लेकिन क्यों? दीदी को तो बहुत ज्यादा अपनेपन की जरूरत है, क्योंकि जेठ जी की बीमारी के चलते वे खुद ही परेशान रहती हैं। घर में एक कार्तिक ही थे जो दीदी से प्यार से बात करते थे और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। जेठ जी के बेटे आरव को कार्तिक बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जेठ जी कोई काम धंधा नहीं करते थे, इसलिए भाभी और आरव का सारा खर्च कार्तिक ही उठाते थे। एक रोज सासू माँ की छोटी बहन उमा मौसी हमारे घर आई। देख प्रिया, तेरी जिठानी बहुत सपेरन है, इससे अपने कार्तिक को बचा कर रखिए, नहीं तो तेरी अच्छी भली जिंदगी को नरक बना देगी। अरे नहीं मौसी, दीदी तो बहुत सीधी सादी हैं, आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी उम्र 70 साल हो गई, ऐसे सीधे साधे लोगों के लब हाथ ना आते। सबको पता है प्रदीप किरण की वजह से ही बीमार पड़ा है, पहले तो अच्छा भला था। और ये आरव कार्तिक का ही बेटा है, सारा मोहल्ला जानता है। देख ना तू, आरव एकदम कार्तिक पे गया है। मौसी मेरे दिमाग में शक का बीज बोकर चली गई। अगले दिन मैंने नोटिस किया, सुबह उठते ही कार्तिक ने भाभी से गर्म पानी मांगा। भाभी ने बड़े प्यार से कार्तिक को पानी दिया। मैंने देखा दोनों की उंगलियां एक दूसरे की उंगलियों से स्पर्श कर रही हैं। मेरे शक को मानो हवा लग गई हो। मैं झल्लाकर कार्तिक के पास गई। पानी तो तुम मुझसे भी मांग सकते थे। अरे यार, सारा काम हमेशा से भाभी ही करती हैं, तो वो ही पुरानी आदत है। कार्तिक ने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया। ठीक है, अब तुम्हारी बीवी आ गई है, आगे से तुम्हारे सारे काम मैं करूंगी। चलो अच्छा है, भाभी का कुछ काम हल्का हो जाएगा। भाभी की बड़ी फिक्र है तुम्हें। मैं गुस्से से लाल ताल हो गई। अगले दिन मैंने कार्तिक का सारा काम अपने हाथ में ले लिया, लेकिन आरव जो हर वक्त कार्तिक के आसपास ही घूमता रहता। मैंने ध्यान से देखा तो आरव कार्तिक की एकदम कॉपी था। मैंने अपना बच्चा करने का फैसला ले लिया ताकि मैं कार्तिक को आरव से दूर कर सकूं। सासू माँ के साथ साथ मैं भी किरण दीदी की बेइज्जती करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। मैंने उनकी हालत अब बद से बदतर कर दी। कुछ समय बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन मैं उससे खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे तो एक बेटा चाहिए था। उससे भी बुरा तब हुआ जब कार्तिक ने बोल दिया अब और बच्चे की जरूरत नहीं है, आरव और गुड़िया 2 ही बच्चे काफी हैं। मेरे अंदर गुस्से का बवंडर उठ खड़ा हुआ। किरण दीदी मेरे कमरे में आरव को लेकर आई। देख, तेरी छोटी बहन आई है। हाँ, जैसे आपने मुझे छोटी बहन बोलकर मेरा घर खा लिया, ऐसे ही आपका लड़का भी मेरी बेटी को खा जाएगा। किरण दीदी चुपचाप आंखों में आंसू लेकर चली गई। अपने मन की भड़ास निकालकर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। एक रात मैंने देखा कार्तिक बिस्तर पर नहीं है। मैं चुपचाप किरण दीदी के कमरे की तरफ चल दी। मुझे यकीन था कि कार्तिक वहीं होंगे और मुझे मेरे शक का पक्का सबूत मिल जाएगा। मैंने दरवाजे की निवाड़ से देखा किरण दीदी कार्तिक के कांधे पर सर रखे बैठी हैं और कार्तिक दीदी के कांधे को सहला रहे हैं। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं देख सकती थी। मैंने कमरे में जाते ही दीदी के गाल पर चाटा रख दिया। बदचलन औरत, शर्म नहीं आती अपने देवर के साथ रंगरलिया मनाते हुए? किरण दीदी चुपचाप कमरे के एक कोने में खड़ी हो गई। मैंने रोते रोते सारा घर भर दिया। अगले दिन मैंने वह घर छोड़ने का फैसला ले लिया। कार्तिक मेरे पास आए। प्रिया, तुम्हें जाना है तो चली जाना, लेकिन मेरी 2-4 बातें सुनती जाना। भैया की मानसिक हालत बचपन से ही ठीक नहीं थी। उसके बाद भी मम्मी पापा ने एक गरीब घर की लड़की से भैया की शादी कर दी। मैंने सबसे बहुत मना किया, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। बेचारी भाभी बचपन से ही दुख देख रही हैं और इस घर में आकर भी उन्हें एक दिन सुख नहीं मिला। शादी तो मैं नहीं रुकवा पाया, लेकिन भाभी को अगर जरा भी खुशी दे पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा।
भाभी के चाचा जिन्होंने भाभी को पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, इसलिए भाभी रो रही थी। मैं बस उन्हें दिलासा दे रहा था, हमारे बीच कभी कुछ गलत नहीं था। भाभी तो बेचारी बहुत भली औरत है, वो बेचारी कहाँ किसी का बुरा करेगी। दीदी की हकीकत सुनने के बाद सिवाय पछतावे के मैं और कुछ भी नहीं कर सकती थी।